नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 5 जो है अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं आपकी दूसरी बुक जिसका नाम है वितान भाग 2। तो जो हमारी ये पुस्तक है वितान भाग 2, इसमें से जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में जो प्रश्न आते हैं वो एक तरह से लॉन्ग आंसर जो है वो हमारे आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो केवल आते हैं। और देखिए इसमें आपको केवल क्या करना है, चैप्टर को आपने केवल रीड करना है, यानी कि आपने बहुत ज्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी है। लेकिन चैप्टर अगर आपको अच्छे से याद है, पाठ अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप आसानी से उस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कुछ अगर 4-5 ईयर्स के अगर आप लास्ट जो पेपर्स अगर आप उठाकर देखेंगे तो इस चैप्टर से आपके बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और देखेंगे कि हर बार ये चैप्टर जो है रिपीट हुआ है, यानी कि हर बार इस पार्ट से प्रश्न आए ही आए हैं आपके जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम हैं उनके अगर आप पेपर देखेंगे तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका का जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। और ये मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया है। तो आप देखेंगे इसमें किस तरह से जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं उनकी विचारधारा को बताया गया है कि किस तरह से वो एक कुछ पुराने ख्यालात के वो हैं और उनके जो बच्चे हैं अब वो थोड़ा सा न्यू जनरेशन। तो यहाँ पर आपको एक जनरेशन गैप भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से माता पिता और बच्चों में जो है थोड़ा सा एक गैप आ जाता है, यानी कि उनकी सोच में जो थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मनोहर श्याम जोशी जी जो है उनकी पत्नी तो अपने बच्चों के एक तरह से विचार में ढल जाती है, लेकिन जोशी जी को थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। उन्हें कुछ चीजें अपने जो आसपास हो रही होती हैं वो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है। तो आप देखेंगे चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पाठ को लिखा गया है। और आप देखेंगे काफी सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो आपको कुछ यहाँ पर सिखा रही हैं, कुछ बता रही हैं। और पिछले समय में कैसी चीजें होती थी वो भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। सिल्वर वेडिंग जिसको मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर ये जो पाठ है ये लिखा गया है जब जो वाईडी पंथ थे, यानी कि यशोधर जो पंथ थे उनके विषय में लिखा गया है, वाईडी पंथ जी के बारे में कि किस तरह से उनकी जो एक विचारधारा थी वो किस तरह से अलग थी अपने फैमिली के मेंबर्स से, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से। तो देखिए शुरू करते हैं। अब देखिए चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया गया है सिल्वर वेडिंग। तो ये चैप्टर स्टार्ट भी वहीं से होता है जहाँ पर यशोधर बाबू यानी कि वाईडी पंत जी जो हैं उनकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी होती है। सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी यानी कि एक होती है ना गोल्डन, एक को कहते हैं गोल्डन जुबली, यानी कि जब 50th एनिवर्सरी मनाई जाती है, 50वीं सालगिरह। और यह है सिल्वर वेडिंग यानी कि 25वीं सालगिरह, शादी की 25वीं सालगिरह यहाँ पर मनाई जा रही है। लेकिन यशोधर बाबू जी को, वाईडी पंत जी को ये सारी चीजें जो है समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब सेक्शन ऑफिसर जो वाईडी पंत जी हैं वो सेक्शन ऑफिसर हैं और उनका नाम है, असली नाम यशोधर पंत, ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर, यानी कि यशोधर पंत जी जो है वो एक सेक्शन ऑफिसर हैं और उन्होंने आखिरी फाइल यानी कि वो काम कर रहे हैं, उनके दफ्तर का ये चित्र है, आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं। और उस टाइम पे उन्होंने अपनी आखिरी फाइल का जो लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई तो दफ्तर की दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दफ्तर की जो घड़ी है
वो 5:25 का समय दिखा रही है। और आपने देखा होगा जो सरकारी दफ्तर का जो काम का समय होता है वो 10 बजे, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक का होता है। तो उन्होंने अपनी कलाई घड़ी में साढ़े उनकी जो अपनी कलाई घड़ी थी वो 5:30 बजा रही थी। यानी कि उन्होंने सबसे पहले देखा जो दफ्तर की घड़ी थी उसको उन्होंने देखा तो वहां पर 5:25 हो रहे थे। और जब उन्होंने अपनी कलाई घड़ी को देखा, आप देख सकते हैं उनके हाथ पर भी एक घड़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने जब अपनी कलाई घड़ी को देखा तो वो 5:30 बजा रही थी। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे। पुरानी वाली जो घड़ी होती थी ना, जो पहले के टाइम पे घड़ी होती थी उसमें उसको मिलाया जाता था। सुबह शाम जो रेडियो पर समाचार आते थे कि ये हैं 5 बजे के मुख्य समाचार, ये हैं 5:30 बजे के मुख्य समाचार, या कोई भी जैसे कहते हैं ये आकाशवाणी देहरादून केंद्र से 5 बजे के मुख्य समाचार। तो इस तरह से उन्होंने अपने एरिया के जो रेडियो में जो समाचार आते हैं उन्होंने अपनी घड़ी को उससे मिलाया हुआ था। इसीलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया। उन्होंने दफ्तर की घड़ी की तरफ देखा और उसे सुस्त ठहराया कि ये तो थोड़ा सा सुस्त है, यानी कि 5 मिनट लेट चल रही है, ठीक है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथ हाथों पर डाली, ठीक है। अब उन्होंने फाइल को आउट ट्रे में डाला, यानी कि अब फाइल वहां से काम हो चुका था, यानी कि उनके हाथ का काम हो चुका था, अब वहां से फाइल निकलनी थी, इसीलिए उन्होंने फाइल को आउट ट्रे में डाल दिया। देखिए ऑफिस में भी जिस तरह से आप विद्यालय में स्कूल जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपके कुछ अनुशासन आपके लिए बनाए रहते हैं, कुछ नियम आपके बने रहते हैं कि आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है, इस तरह से पंक्तिबद्ध होकर चलना है, इस तरह से आपने एक क्लास में अनुशासन रखना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ये घंटी लगने पर ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो इसी तरह दफ्तर में भी अलग अनुशासन होता है कि कौन सी फाइल को कहाँ पर रखना चाहिए, कौन सी फाइल किस तरह से रखी जाएगी, कौन सी चीज कैसे रखी जाएगी। तो हर चीज का नियम होता है, अनुशासन होता है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो फाइल को आउट ट्रे में डाल दिया गया, यानी कि उनका काम हो चुका था, उन्होंने अब फाइल वहां से निकलनी थी तो आउट ट्रे में उन्होंने डाल दिया। और अपने जो मात हतों, जो उनके जो बाकी के जो सहकर्मी थे वहां पर, जो उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे, उन पर जरा सा निगाह डाली, जो उनके कारण ही 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने पर मजबूर होते थे। तो देखिए क्योंकि वो सेक्शन ऑफिसर थे, और देखिए जब तक ऑफिस से ऑफिसर नहीं निकल जाएंगे तो तब तक बाकी के कर्मचारी कैसे निकल सकते हैं। तो अब जब 5:30 बजे तक वाईडी बाबूजी, यशोधर बाबूजी जो है बैठे हुए हैं दफ्तर में, तो बाकी के लोग कैसे निकल सकते हैं। उनकी मजबूरी है कि वो 5:30 बजे तक बैठे, वरना मैंने आपको बताया ना जो सरकारी दफ्तर के कामकाज होते हैं वो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होते हैं। लेकिन काम के चलते 5:30 भी बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं, कभी कभी 7 भी बज जाते हैं। तो यशोधर बाबूजी जो हैं उन्होंने देखा, और चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात करके दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की किसंदा किसनानंद, यानी कि किशनानंद पांडे से मिली परंपरा का पालन करते हुए कहा कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। तो देखिए अब उन्होंने, क्योंकि एक ऑफिसर जो होता है उसका भय जो है, एक आपके जब बॉस होते हैं ऑफिस में, ऑफिस का माहौल ही अलग होता है, ठीक है। जब आपकी क्लास में टीचर होते हैं ना तो आपकी क्लास का माहौल ही अलग होता है, सब शांत बैठे रहते हैं। और खास तौर पे जब प्रिंसिपल घूम रहे होते हैं, प्रिंसिपल राउंड पर होते हैं, तो टीचर्स भी बिल्कुल रेगुलर होते हैं, टीचर्स भी अपने काम को अच्छे से कर रहे होते हैं। लेकिन जब स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा टीचर्स भी ढिलाई दिखाते हैं, और बच्चों के अंदर तो खैर फिर मौज मस्ती छा जाती है जब टीचर्स क्लास में नहीं होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो यशोधर बाबूजी हैं
वो इस तरह से, क्योंकि अब वो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, कई बार अपने सहकर्मियों को डाँट भी देते होंगे, कई बार किसी काम के लिए वो अपने सहकर्मियों के साथ थोड़ा-सा क्रूर जो व्यवहार है, यानी कि थोड़ा-सा रूखेपन से भी वो बात करते होंगे। तो इस तरह से लेकिन उनकी आदत थी कि दिन भर जैसा भी व्यवहार किया हो, यानी कि दिन भर जो भी बातचीत, जिस भी तरह की बातचीत हुई हो, शाम को जाते वक़्त, क्योंकि अब देखिए ऑफिस है, दफ्तर है, तो थोड़ा बहुत बातचीत थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा कभी कई बार हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम सहकर्मी हैं, हमने कल फिर से यहाँ पर आकर साथ में काम करना है, हमने कल फिर से आकर यहाँ पर साथ में रहना है, तो उसके लिए हमें अपने जो व्यवहार को इस तरह का रखना चाहिए, इस तरह का वातावरण, इस तरह का माहौल रखना चाहिए कि कल सुबह हम फिर से एक-दूसरे के साथ उसी ज़िंदा-दिली के साथ मिलें और एक-दूसरे के लिए मन में कोई हमारे ऐसी बात ना हो। तो यहाँ पर चलते-चलते उन्होंने ये सीखा था अपने जो किशन दा जो थे, कृष्णानंद पांडे जी जो थे, उनसे उन्होंने एक तरह से उनकी परंपरा का पालन करते हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के जो एक तरह से कुछ समय था, वो किशन दा के साथ बिताया था और उन पर किशन दा के व्यवहार का काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है असर हुआ था, बहुत ज़्यादा तरीके से वो किशन दा को फ़ॉलो करते थे। आपने देखा होगा कि बच्चे भी कई बार, उन्हें कई टीचर जो है, सबकी अपनी चॉइस होती है, कई बार जो बच्चे होते हैं या गर्ल्स होती हैं, उनको जो उनकी टीचर्स होती हैं, वो उन्हें अच्छी लगती हैं, उनका तरीका अच्छा लगता है, उनका बात करने का तरीका, उनका पढ़ाने का तरीका, ठीक है? और उनके कपड़े पहनने का तरीका या उनके बाल बनाने का तरीका या उनके बातचीत करने का तरीका, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे फॉलो करने लगते हैं, ठीक है ना? और ऐसे ही बॉयज़ में भी होता है कि उनको अपने किसी मेल टीचर के पढ़ाने का तरीका, बात करने का तरीका, ठीक है, कपड़े पहनने का तरीका अच्छा लगता है, तो वो क्या करते हैं, अपने टीचर को क्या करते हैं, फ़ॉलो करने लगते हैं। बच्चों में ये ज़्यादातर चीज़ें होती हैं कि वो किसी न किसी को अपने जीवन में जो है फ़ॉलो करते हैं। तो यही यहाँ पर यशोधर बाबूजी के साथ हुआ कि उन्होंने किसंदा, जो कृष्णानंद पांडे जी थे, उनको उन्होंने काफ़ी फ़ॉलो किया, उन्हीं की तरह वो एक तरह से व्यवहार ज़्यादातर करते थे। तो उन्होंने जाते वक़्त ये एक परंपरा उन्होंने सीखी थी कि जाते वक़्त कभी भी किसी का मूड ख़राब नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने चुटकी लेते हुए अपने ऑफिस के लोगों की, क्योंकि उन्हें पता है ये सारे मेरी वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सारे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि जब मैं निकलूँगा तभी ये लोग निकल पाएँगे और शायद दिन भर में मैंने कभी इनसे थोड़ा-सा एक कड़क वे में भी बात की होगी, क्योंकि काम के सिलसिले में हो ही जाता है कभी। तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आप लोगों की देखा-देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है, यानी कि बहुत धीरे चल रही है, ठीक है? सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए छोकरे चड्डा ने, अब देखिए जो ऑफिस में सीधे उनके असिस्टेंट के ग्रेड पर आए हुए एक नए लड़के ने, छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंजी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। देखिए उस टाइम का ये फैशन था। पुराने टाइम में आपने देखा होगा, जो पुराने समय के हीरो हीरोइन होते, कभी आप अमिताभ बच्चन जी की यंग जो तस्वीर है, फोटो है, उसको देखिएगा, क्योंकि आजकल तो सभी के पास इंटरनेट है या बाकी सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप देख सकते हैं। तो उस टाइम का फैशन हुआ करता था ऊंची एड़ी वाले जूते लड़कों के लिए, ठीक है, और चौड़े मोहरे वाली पतलून, जिसको आजकल लड़कियां भी फॉलो करती हैं, और ये जो ट्रेंड है ये फिर से वापस आ रहा है। सारी पुरानी चीजें जो हैं फिर से वापस आ रही हैं, और अब ये चौड़े मोहरे वाली जो पैंट्स हैं अब लड़कियां ज्यादातर पहनती हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा जो उसकी वेशभूषा थी, ऐसे जो उसके कपड़े थे, तो उनको ये सब चीजें समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती थी। तो थोड़ा-सा बदतमीजी सी की, यानी कि वो एज़ यूजुअल बोला, "बड़े ताऊ आप बड़े बाऊ आपकी चूने-दानी का क्या हाल है? वक़्त सही देती है?" अब वो थोड़ा-सा, क्योंकि वो यहाँ पर देखिए उसको अभी यशोधर बाबूजी की उनके नेचर का शायद पता नहीं था, तो वो वहाँ पर थोड़ा-सा चुटकी लेता हुआ कहता है कि एज यूजुअल, यानी कि हमेशा की तरह बोला,
बड़े बाऊ, आपकी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है? यानी कि जब उन्होंने इस तरह से कहा कि ऑफिस की जो घड़ी है वो थोड़ा सा आपकी तरह लेजी हो गई है, तो फिर उसने ये सब चीजें कही। पंत जी ने चड्डा जी की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। उन्होंने कहा कि जो उसकी बात थी उसको अनदेखा करते हुए कहा कि ये तो मिनट टू मिनट बिल्कुल करेक्ट चलती है, मिनट टू मिनट बिल्कुल अच्छे से चलती है। तो इस तरह से चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। जो चड्डा था उसने पंत जी की कलाई थामी और इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया था। यानी कि यशोधर बाबू जो थे उन्होंने इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यानी कि सामने से विरोध करना छोड़ दिया था। मन ही मन वह उस जमाने को की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किसनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाऊ यह तो, अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तो बड़ी पुरानी लगती है, अब इसको आप बदल लो और ये तो लगता है कि बाबा आदम के जमाने की घड़ी है, आप इसको बदल लो और कुछ डिजिटल, आजकल तो जापानी घड़ियां चलती हैं डिजिटल, वो आप ले लो, सस्ती भी मिल जाती हैं। तो वो कहते हैं यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के हैं तो हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम पे चल रही है, क्यों कैसी रही। इस तरह से नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में जहां से कभी यशोधर बाबू जी ने मैट्रिक पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था। वक्ता श्रोता दोनों ही ठहाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किसंदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली। समझ आ रहा है सभी को ये चैप्टर? तो देखिए यहाँ पर जब उन्होंने इस तरह की बात कही कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के हैं और हमारी घड़ी भी पुरानी चाल की है। अरे यही बहुत है कि ये अभी तक राइट टाइम दे रही है, यानी कि समय बिल्कुल सही दिखाती है। तो इस तरह से नहले पर दहला जवाब देते हुए जब हम एक हाथ आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आपने देखा होगा ना कि जब आपस में भी आप लोग एक दूसरे की चुटकी लेते हैं, एक दूसरे से जब आप बातें करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ताली देते हैं इस तरह से। तो यशोधर बाबूजी ने मैट्रिक की जो परीक्षा पास की थी वो अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से की थी और उसके बाद वो किसनदा के क्वार्टर में आ गए थे रोजी रोटी की तलाश में। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाया करते थे। किसनदा जो है कुंवारे थे और जो पहाड़ से आते थे जितने भी बच्चे वो शुरुआत में किसनदा के यहाँ ही ठीक ठिकाना लेते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। उनका जो किचन था वो ओपन किचन की तरह था कि सब मिलकर खरीद कर लाओ और मिलकर पकाओ और खाओ। यशोधर बाबू जैसे जिस समय दिल्ली आए थे उस उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जिस टाइम पे वो दिल्ली आए थे, क्योंकि मैट्रिक केवल उन्होंने पास किया था, क्लास 10th केवल उन्होंने पास किया था, तो उस टाइम पे उनकी उम्र जो है सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके और तब किसंदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। अब देखिए किसंदा ने उन्हें रसोइया बनाकर रख लिया ताकि ये इसको लगे ना कि ये यहाँ पर फ्री में खाना खा रहा है। और यही नहीं,
उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और पैसे गांव भेज सके। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा उसे पैसे भी दिए कि ये अपने लिए कपड़े बनवा ले और उन्हें पैसे गांव भी भेज सके। तो वो कहते हैं बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। बाद में जो किशनदा थे, इन्होंने ही उनको नौकरी भी लगवाई, किसको? यशोधर बाबूजी को, और साथ ही अपने नीचे जो है रख लिया, अपने नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया कि किस तरह का होता है एक कार्यालय में नौकरी करना, दफ्तर में नौकरी करना। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ किन ख्यालों में खो गए? मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो क्योंकि अब ये सारी चीजें जो है यशोधर बाबूजी उस टाइम पे वहीं खड़े खड़े सोच रहे हैं, तो जो चड्डा है वो जोर से बोला कि बड़े बाबू आप तो किन ख्यालों में खो गए? मैनन जो है वो पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने सकपकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींच लिया और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। तो वो कहते हैं रुको मुझे देखने दो, मेरी शादी 6 फरवरी 1947 1947 को उनकी शादी हुई थी। तो वो कहते हैं 6 फरवरी 1947 में उनकी शादी हुई थी और मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और तुरंत ही मेनन जो है उसने हिसाब लगा लिया और कहा, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, यह तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरे 25 साल हो गए हैं। तो इस तरह से यशोधर बाबूजी जो है उन्होंने जब बताया कि उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को 1947 में हुई थी, तो मेनन ने फटाफट हिसाब लगाया और कहा कि ये तो आपकी शादी को 25 साल हो गए हैं, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी है। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए, क्योंकि यशोधर जी जो है थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा पुरानी विचारधारा के व्यक्ति हैं और वो थोड़ा सा मन मन में खुश हुए, खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए, यानी कि थोड़ा सा उन्होंने सर झुकाया। और ये अदा भी उन्होंने किसनदा से ही सीखी थी, यानी कि अपनी खुशी को सामने से जाहिर करना। जैसे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, तो किसनदा में जो किसनदा में ये एक टैलेंट था, उसी तरह से सीखा था यशोधर बाबूजी ने। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाबू से एक बड़ा सा नोट ले और सारे सेक्शन की चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट, क्योंकि आज जो है क्या है। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। देखिए मैंने बताया ना आपको कि किस तरह से जो यशोधर बाबूजी हैं वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा पुराने विचारों के हैं और वो बिल्कुल भी इस तरह की चीजों को फॉलो नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि अरे ये सब जो वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह है तो सब गोरे साहबों के चोचले हैं, जो गोरे साहब यानी कि अंग्रेजों के चोचले हैं, ये हमारे यहाँ नहीं बनाते। और मुझे नहीं लगता कि पहले कभी ये सारी चीजें केक काटना या इतनी बड़ी तरीके से वेडिंग एनिवर्सरी मनाना, हाँ देखिए सेलिब्रेट सब किया करते थे, लेकिन घर पर पूरी पकवान बनाकर या घर पर मंदिर जाकर टीका लगाकर। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, आप लोग भी बर्थडे भी अगर सेलिब्रेट करते हैं, तो पहले क्या होता था कि जिस बच्चे का बर्थडे है वो सुबह सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहनकर अपने घर के बड़ों के पैर छुआ करता था, फिर पूजा पाठ होती थी, उसको टीका लगाया जाता था और इस तरह से अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते थे और इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेशन होता था। अब ये सारी चीजें एक जैसे मैंने कहा ना, हम क्या हो गए हैं, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाले ज्यादा हो गए हैं। यानी कि मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के दिखावे से हमें मॉडर्न नहीं होना है,
हमने अपने विचारों को, अपनी जो एक तरह से रूढ़िवादिताएं हैं, जो गलत विचार हैं, जो समाज में जो बुराइयां हैं, उनके खिलाफ हमें मॉडर्न बनना है, ना कि आपको अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़कर, अपने रीति रिवाजों को छोड़कर हमें मॉडर्न नहीं बनना है। ठीक है। तो क्या होता था, क्या होता है आजकल, आजकल तो सबसे पहले बर्थडे से पहले शॉपिंग की जाती है, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लाइटिंग डेकोरेशन के लिए सामान खरीदा जाता है, केक खरीदा जाता है, फिर बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है, और गिफ्ट्स भी बहुत सारे एक तरह से लेने लिए भी जाते हैं और दिए भी जाते हैं। तो ये एक तरह से बिल्कुल अलग तरीका हुआ। तो यहाँ पर जो यशोधर बाबू जी हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ थोड़ी मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू, बस इतना ही तो सौदा है, इसमें आपकी कौन सी बड़ी माया निकली जा रही है। तो जो चड्डा जी हैं वो कह रहे हैं कि भले ही आप बहुत बड़ी पार्टी मत दीजिए, हमें कोई मिक्सचर मत पिलाइए यहाँ पर, बस केवल चाय मट्ठी लड्डू, थोड़ा सा मुंह मीठा करवा दीजिए, चाय मट्ठी खिला दीजिए, इसमें कौन सा आपकी बड़ी माया निकली जा रही है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ निकाला और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पी लीजिएगा, दैट तो आई डू नाइट, आई डू नाइट माई डू नॉट माइंड। ठीक है, उन्होंने कहा आप लोग चाय पी लीजिएगा, दैट आई डू नॉट माइंड, यानी कि मुझे इससे ये इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर मैं इंसिस्ट करना, दैट मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग चाय पी लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा मैं इसको माइंड नहीं करता हूँ इन चीजों को, कि चलो चाय पी लिया कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ कस्टम नहीं है, जो हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, जो हम जिस तरीके की सभ्यता संस्कृति हमारे यहाँ नहीं चलती, हम नहीं मनाते, हम नहीं सेलिब्रेट करते ये सब चीजें, तो उस पर इंसिस्ट करना, उस पर खर्च करना मैं सम हाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको सही नहीं महसूस करता हूँ, या थोड़ा सा मुझे अनुचित लगता है, ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। चड्डा ने 10 रुपए का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला लिया कि एक और नोट से सेक्शन का क्या बनता, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। तो उसने कहा कि 10 रुपए से क्या होगा। देखिए उस टाइम पे 10 रुपए की वैल्यू भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। आपको पता होगा कि अगर ये तो हमारे जब हमारे 90s की अगर मैं बात करूं, 91 से लेकर या 2000 की भी मैं बात करूं, 2008 तक भी काफी सारी चीजें ऐसी थी जो सस्ते में आ जाती थी। अगर आपको 20 लोगों की भी पार्टी करवानी है तो आप 20 रुपए में उसको पूरी तरह से पार्टी करवा सकते थे। तो लेकिन जो यहाँ पर समोसे चाय आपको आराम से 20 रुपए में मिल जाते, लेकिन उस टाइम पे जब ये देखिए वहां पर उन्होंने 10 रुपए मांगे, तो ये टाइम तो बिल्कुल 90s का एरा था। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ हो जाए। अगर 30 रुपए हो तो थोड़ा सा यह है कि चाय के साथ थोड़ा स्नैक्स वगैरह भी हो जाए। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 150 रुपए हमेशा रखते हैं। देखिए उस टाइम पे बटुए में 150 रुपए रखना यानी कि एक अच्छे परिवार का व्यक्ति होना, क्योंकि उस टाइम पे 1 रुपए की भी बहुत ज्यादा कीमत थी, बहुत ज्यादा कीमत थी 1 रुपए की भी। और अगर किसी की जेब में 150 रुपए हैं तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात थी। भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है, भले ही उनके रोजाना का खर्च बिल्कुल ही खत्म है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं करते, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, वापस घर चले जाते हैं, लेकिन 150 रुपए वो अपनी जेब में जरूर रखते हैं। और तो और बस का टिकट भी नहीं है, गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और अब उन्हें अपने पिताजी का साइकिल सवार होकर जाना सख्त
नागवार गुजरता है। देखिए बच्चे जो हैं वो अब थोड़ा-सा क्या हो गए हैं, आधुनिक युवा हो गए हैं और उनको बिल्कुल भी यशोधर बाबू का इस तरह से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि बच्चों के अनुसार तो साइकिल तो चपरासी चलाते हैं और उनके बच्चे चाहते हैं कि पिताजी जो है स्कूटर ले लें और लेकिन पिताजी को तो स्कूटर की सवारी स्कूटर निहायती बेहुदा सवारी लगती है और समहाउ इम्प्रॉपर लगता है और जब कार अफोर्ड नहीं की जा सकती तो उसकी बात तो सोचनी ही क्यों है। तो आपने देखा किस तरह से ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें आपने यशोधर बाबू के नेचर को अभी तक थोड़ा थोड़ा पहचान लिया है। चैप्टर आपका काफी लेंदी है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको इस पार्ट में लिखी गई जो पंक्तियां हैं काफी ज्यादा एक तरह से हंसाएंगी भी, गुदगुदाएंगी भी और साथ में कुछ संदेश भी आपको यहाँ पर देती रहेंगी। तो चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।